हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम एनालिसिस करेंगे HCS 2021 एग्जाम का, जो एक रीशेड्यूल्ड एग्जाम था जो कंडक्ट हुआ था 24 जुलाई 2022 को। यहाँ पे हम देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रहे। ओके, सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे जनरल साइंस से रहे 26 क्वेश्चन। देन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आए हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन थे और आर्ट एंड कल्चर से 7 क्वेश्चन थे। अगर इन दोनों को मिला दे तो 25 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से थे। देन ज्योग्राफी का भी इस बार अच्छा पोर्शन आया, ज्योग्राफी से 14 और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 4, मींस ओवरऑल यहाँ से भी 18 क्वेश्चंस थे। देन स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चंस थे। हरियाणा जीके से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही आए थे। हरियाणा जीके से 3 क्वेश्चंस आर देयर। इकोनॉमिक्स से भी 3 क्वेश्चंस थे। पॉलिटी का पोर्शन इस बार कम हुआ है, पिछली बार के कंपैरिजन में पॉलिटी से सिर्फ 7 क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स में भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चन थे और ज़्यादातर जो है स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में। सो ओवरऑल जो है जनरल साइंस से सबसे ज़्यादा पोर्शन रहा, देन हिस्ट्री का भी मेजोरिटी रोल रहा, ज्योग्राफी से भी 18 क्वेश्चन थे। सभी सब्जेक्ट में इस बार जो है थोड़ा इक्विलेंस बनाने की कोशिश की गई। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो है पिछली बार से इंक्रीज हुआ है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। एग्जाम का लेंथी भी था, इस बार का एग्जाम जो है वो पिछली बार से लेंथी भी था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये जो प्रोवाइड किया गया है HPSC के द्वारा मास्टर कॉपी, और इसके आंसर के भी HPSC के द्वारा प्रोवाइड की गई है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसे देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है मैंगनीज जो है मैग्नीज जो है वो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर के लिए, और इसे मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है फेरो एलोइज के। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है जो मैग्नीज है, मैग्नीज डिपॉजिट ये ऑलमोस्ट सभी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, जबकि ये मेनली एसोसिएटेड है धारवाड़ सिस्टम से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, मेनली धारवाड़ सिस्टम से एसोसिएटेड है, लेकिन और भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में ये पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो है स्टेटमेंट 2 उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है बट इंडिपेंडेंटली दोनों ट्रू है। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वेस्टर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है अनाई मुड़ी जो है ये इस हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट जो है वो कंपैरेटिवली लोअर है एलिवेशन में और लेस कॉन्टिन्यूस है देन ईस्टर्न घाट। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो हाइयर है एलिवेशन में ईस्टर्न घाट से, और ये जो है मोर कॉन्टिन्यूस है, ये वाइस वर्सा दिया गया है। यहाँ पे आना था ईस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कॉन्टिन्यूस देन वेस्टर्न घाट, यहाँ वाइस वर्सा दिया है। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। अगर आप सेकंड को रॉन्ग करते हैं तो आप तीनों को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहे थे, तो देखने में लेंथी और डिफिकल्ट लग सकता है, बट एलिमिनेशन टेक्निक का अगर प्रॉपर यूज किया जाए तो काफी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते थे। तो बी इज द राइट आंसर, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे ज्यादातर जो पेनिसुलर रिवर्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में ये मर्ज हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बी इज द राइट आंसर, ओनली 3 एंड 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो डिजास्टर आया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में फैब 2021 में, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है जो पोर्शन था गंगोत्री ग्लेशियर का वो टूट गया था और उसकी वजह से ये हैवॉक क्रिएट हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि एवलांच था, एवलांच की वजह से हुआ था, ना कि गंगोत्री ग्लेशियर के टूटने से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट रॉन्ग होती है तो 3 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं एंड यू रीच टू द राइट आंसर, दैट इज ओनली 2 एंड 3। सो सेकेंड है देयर वो सडन फ्लड इन द मिडल ऑफ द डे इन द धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकानंदा रिवर। यस, या इस फ्लड की इसकी वजह से क्या हुआ था, फ्लड आ गया था धौली गंगा में, ऋषि गंगा में और अलकानंदा रिवर में। साथ ही साथ जो तपोवन विष्णु घाट हाइडल प्रोजेक्ट है और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट है, इनको भी जो है काफी नुकसान पहुंचा था।
सो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। अगर आपको ये भी नहीं पता है बट सिर्फ यही पता है कि एक एवलांच था, तब भी आप इसको इजीली सॉल्व कर पाते। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है जो सिक्किम हिमालय है वो फेमस है कारवा फॉर्मेशन के लिए, विच आर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, जाफरान की कल्टीवेशन के लिए ये जाने जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कारवा जो है ये थिक डिपॉजिट होता है ग्लेशियल क्ले का और अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोराइंस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसको आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी रख सकते हैं और करंट अफेयर में भी। करंट अफेयर में इसलिए क्योंकि जो जैफरॉन है इसको जीआई टैग मिला था जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। तो अगर आपको ये बात पता होती तो आप इसको जो है इजीली कर पाते। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये सिक्किम हिमालयस में नहीं होता, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रॉन्ग होती है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ये सिर्फ एक ही में दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट में दे रखा है ये ट्रू है, यहाँ भी दे रखा है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ भी दे रखा है दोनों ट्रू है। तो ये आप इजीली कर पाते। अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट का पता नहीं है तब भी सॉल्व कर पाते। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर करेक्ट अबाउट वेव्स, वेव्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक सही है। फर्स्ट, विंड कॉजेज वेव टू ट्रेवल इन द ओशियन, विंड की वजह से जो है वेव ट्रेवल करती है ओशियन में। सेकेंड है जो एक्चुअल मोशन होता है वाटर का बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सर्कुलर होता है, यहाँ पे दे रखा है नॉट सर्कुलर। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड है स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय लोकल विंड्स। अगर आपको इसका नहीं भी पता है आप इसको होल्ड पे रखो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव आर कॉल्ड क्रस्ट एंड ट्रफ, ये भी हमने पढ़ा है कि ये जो है क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकंड अगर रॉन्ग हो जाती है, सेकंड को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो फोर हमें पता है सही है, फोर दोनों में है। अब हमें देखना है फर्स्ट, विंड कॉजेज वेव टू ट्रेवल इन द ओशियन, यस ये भी बिल्कुल सही है, विंड की वजह से ही वेव जो है वो ओशियन में ट्रेवल करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। अगर आपको थर्ड नहीं भी पता है तब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग टाइप पूछा गया है। ये क्लाइमेटिक रीजन इंडिया की जो कॉपिन स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इन्हें जो है टाइप ऑफ क्लाइमेट और एरिया में डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना था। सो इसमें जो है DFC, BWHW, AMW और AS ये कौन से एरिया का टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाता है। तो फर्स्ट का है मींस BWHW होता है वेस्टर्न एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान में। देन DFC होता है अरुणाचल प्रदेश का। AMW होता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा में। और AS जो है ये पाया जाता है कोरामंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ था। सो इट्स वेरी इजी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है भारत माला परियोजना के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कोरेक्ट, कोरेक्ट सही स्टेटमेंट बतानी है भारत माला परियोजना के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट है इट इनविसेज रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग और नेशनल हाईवे बाय रोड ओवर ब्रिजेस, रोड के ऊपर ब्रिजेस बना के या फिर रोड अंडर द ब्रिजेस बना के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाती है। लेवल क्रॉसिंग जो है वो उसको रिप्लेस तो करना है बट ब्रिजेस बना के नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट अगर रॉन्ग होती है तो हम एलिमिनेशन से भी आ जाएंगे, बट आप सिंपली देखें तब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इट्स एम टू डेवलप द रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरिया, यस ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एम है इसका डेवलपमेंट करना कोस्टल रोड इंक्लूडिंग रोड कनेक्टिविटी फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है। इसका एम है रोड को कनेक्ट करना बॉर्डर एरिया से, साथ ही साथ जो कोस्टल रोड हैं वहाँ भी जो है रोड कनेक्टिविटी पहुंचाना थ्रू नॉन मेजर पोर्ट। एंड एम है इसका इम्प्रूव करना एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप दिया गया है। एक तरफ डैम्स दी गई है और दूसरी तरफ रिवर पूछी गई है कि कौन सी डैम किस रिवर के ऊपर बनी है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बनी हुई है। मैतूर डैम जो है ये बनी हुई है कावेरी रिवर के ऊपर। हीरा कुंड जो है महानदी, और काफी न्यूज में ये चलती रहती हैं, सो आपको पता होना चाहिए गांधी जो गांधी सागर चंबल,
अगर आपको एक भी पता है तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है गांधी सागर, गांधी सागर जो है ये चंबल पे चंबल रिवर पे है, तो फोर्थ का है बी, फोर्थ का बी। तो दो तो आपके एलिमिनेट हो गए, अब आपके पास बचे दो, तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आप देख सकते हैं स्कीम्स काफी पूछी गई हैं। पहले भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला परियोजना के रिगार्डिंग पूछा गया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है इट वॉज लॉन्च टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट द फील्ड लेवल, कि ये लॉन्च की गई थी अचीव करने के लिए कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन फील्ड लेवल पे। सो ये बिल्कुल सही है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट जनरली ट्रू होती हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंड कल्टीवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, इसका जो है उद्देश्य था एक्सपेंड करना कल्टीवेबल एरिया को एश्योर्ड इरिगेशन के अंडर, ये भी बिल्कुल सही है। इम्प्रूव करना फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को, ये भी सही है। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को जो है सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करना। तो ये चारों ही काफी जनरल स्टेटमेंट है और चारों ही बिल्कुल सही हैं। तो द राइट आंसर इज डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप है, मीन स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक तरफ आपको दिया गया है स्टेट और दूसरी तरफ उसके लिए क्या फ्रेज यूज होता है। सो केरला का मोस्टली सबको पता होगा, केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। उत्तराखंड अगर आप गए हैं तो इनिशियली लिखा होता है देवभूमि में आपका स्वागत है, देवभूमि मीन्स लैंड ऑफ गॉड्स। तो उत्तराखंड का है लैंड ऑफ गॉड्स, तो इन दो से भी आप सोल्व कर पाएंगे। उत्तराखंड का डी, दैट इज 3 का डी, 3D, इसी से सोल्व हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। और असम को क्या बोलते हैं, असम को बोलते हैं लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। आगे भी जैसे 2022 में जो है अब एग्जाम होना है, उसके लिए भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, बट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आप इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। असम का बोला जाता है लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, और मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये दी गई है, जो पैटर्न होता है मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड का इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसे जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है जो जनरल सर्कुलेशन होती है एटमॉस्फेयर की, सेट इन मोशन द ओशियन वाटर सर्कुलेशन, इसकी वजह से जो है ओशियन वाटर सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज होता है, अर्थ की क्लाइमेट में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, या दोनों सही है और एक दूसरे जो सेकंड है वो फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोनों जो है वो इंडिविजुअली ट्रू है, बट सेकंड जो है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो प्लैनेटरी विंड की मूवमेंट होती है उसे जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बोला जाता है, और जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर होती है उसकी वजह से ओशियन वाटर सर्कुलेशन होता है, जिसका फर्दर प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, धरती के क्लाइमेट के ऊपर। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं कितने लेंथी है, उस हर एक में जो है 3-3, 4-4 स्टेटमेंट है, जिसे रीड करने में टाइम लगता ही है। सो एग्जाम जो है काफी लेंथी था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट की मूवमेंट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है जो इंडियन प्लेट है इसमें इंक्लूडेड है पेनिसुलर इंडिया और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जो सबडक्शन जोन है अलोंग द हिमालय, वो फॉर्म करता है सर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो ये गलत है, ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस नहीं था, ये कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस था, यहाँ पे टिथिस सीज था। सो ये जो है ओशियन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस थी, सेकंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर हम 2 को रॉन्ग करते हैं, वी रीच ऑन द राइट आंसर, दैट इज 1, 3 एंड 4। आपको 3, 4 पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, बट हम देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है इन द ईस्ट इट एक्सटेंड थ्रू रकिन योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टूवर्ड द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच, ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है जो वेस्टर्न मार्जिन था वो फॉलो करता था किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, ये भी बिल्कुल सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेटराइट सॉइल के रिगार्डिंग पूछा गया है। सो स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दी सॉइल डेवलप इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, ये सॉइल वहां पाई जाती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होती है। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल रहता है, हाई रेनफॉल। और जो सॉयल है ये रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम। सो ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाई रेन होने की वजह से लीचिंग होती है, लीचिंग की वजह से ये जो है कमी होती है, यहाँ पे रिच नहीं होती है बल्कि कमी रहती है ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन वगैरह की। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, सही है 3 एंड 4। थर्ड स्टेटमेंट है ये सॉइल जो है वाइडली कट एज अ ब्रिक्स, इनको ब्रिक्स की तरह कट किया जाता है फॉर द यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन में इनका यूज होता है। और ये सॉइल जो है मेनली डेवलप होती हैं हायर एरिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू के। सो 3 एंड 4 स्टेटमेंट और आर करेक्ट, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे कन्वेंशंस दी गई हैं, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और यहाँ पे एक तरफ कन्वेंशन दी गई है और उन कन्वेंशन में किस चीज के रिगार्डिंग बात की गई थी, दूसरी तरफ ये दिया गया है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल कन्वेंशन जो हुई थी 1989 देन 1992 में, और इसमें बात की गई थी कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, हैजार्डियस वेस्ट के डिस्पोजल की बात यहाँ पे की गई थी बेसल कन्वेंशन में। देन रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन हुई थी 1998 और 2004 में, यहाँ पे बात की गई थी फैसिलिटेट करने की इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय कंट्री विद रिगार्ड टू ट्रेड इन हैजार्डियस केमिकल्स, हैजार्डियस केमिकल में जो ट्रेड होता है उसके रिगार्डिंग था रोटरडैम कन्वेंशन। देन मीनामाटा, एम से मीनामाटा और एम से मर्करी। तो मीनामाटा कन्वेंशन जो है ये मरकरी के रिगार्डिंग हुई थी 2013 और 17 में। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में ये हुई थी पीओपी के रिगार्डिंग, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, काफी इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है। सो इसका सही आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, जो इंडिया का सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया की उनको क्लासिफाई किया गया था 5 डिस्टिंक्ट फैमिली में, नेमली इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन और सेमिटो हेमेटिक। लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर जो है लैंग्वेजेस के वो जो है सर्टेन स्टेट में पाए जाते हैं, आपको मैच करना है कि किस स्टेट में कौन सी जो है लैंग्वेज फैमिली रहती है। तो मोस्टली सबको द्रविडियन का तो पता ही होगा, द्रविडियन जो है ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। अगर आपको एक भी पता है तब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बी का 1, B1 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सो राइट आंसर विल बी ए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो इंडो यूरोपियन है, ये जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार रीजन में। देन ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक बोली जाती है झारखंड, ओडिशा और मेघालय साइड में। देन तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो बर्मन जो है ये असम, मणिपुर और नागालैंड साइड में। तो ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप दिया गया है, एक तरफ क्रॉप्स हैं दूसरी तरफ इसके लीडिंग प्रोड्यूसर पूछे गए हैं, ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। सो सबसे राइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं। राइस जो है, राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और पानी की कमी है इन तीनों ही स्टेट में कमी है। सो आप इस तरह से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जो है राइस उगाई जाती है सबसे ज़्यादा गिवन ऑप्शंस में से। और मध्य प्रदेश जो है ये दालों के लिए जाना जाता है, ग्राम यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको दो भी पता होते तब भी आप इजीली कर पाएंगे। डी का जो है 1 हो जाएगा, डी का 1 जो है ये 2 ऑप्शंस में है। देन राइस दैट इज सी का 4, C4 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, सो बी इज द राइट आंसर। और ज्वार जो है ये होती है महाराष्ट्र में और बाजरा जो है राजस्थान में, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is the correct order of Indian state in term of population size 2011 census from highest to lowest population. इनमें से अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉपुलेशन. तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है गिवन ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, देन बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल. सो द राइट आंसर इज डी. ये काफी कंफ्यूजिंग था, स्पेशली ये वाले ऑप्शन के साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के साथ. तो काफी कंफ्यूजिंग था. इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट है, ये भी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन था, ज्योग्राफी. देन नेक्स्ट जो है ये एनवायरमेंट और एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, किसी में भी रख सकते हैं इसको. यहाँ पे एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ किस स्टेट में ये नेशनल पार्क है ये आपको बताना है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामदाफा. नामदाफा जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में, नामेरी है असम में. ओके, तो इन दो से देखते हैं अगर सॉल्व हो पाता है. सी का जो है C4 से ही ये सॉल्व हो जाएगा. अगर आपको एक भी पता है, नामदाफा अरुणाचल में है, नामेरी असम में है. देन अगर हम बाल फाक्रम की बात करें, ये कहाँ पे है, ये है मेघालय में. और महावीर हरिना वनस्थली ये है तेलंगाना में. So the right answer is B. Now move to the next question. Next question is again from geography. River based question है. ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पूछी गई है कि कौन सी करेक्टली मैच है. कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, तो ये बिल्कुल सही है. गंगा की है गोमती, कोशी, गंडक, ये भी बिल्कुल सही है. यमुना की है केन, बेतवा, चंबल, ये भी बिल्कुल सही है. देन कावेरी की है काबिनी, भीमा और हेमावती, ये रोंग हो जाता है क्योंकि काबिनी जो है वो कृष्णा रिवर की है. सो डी रोंग हो जाएगा और ए इज द राइट आंसर, ए बी सी. देन नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम ज्योग्राफी, रिवर बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे पूछा गया है लेंथ के अकॉर्डिंग आपको लगाना है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट. तो यहाँ पे सबसे बड़ी है गोदावरी, देन कृष्णा, देन महानदी एंड देन तापी रिवर. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री से ये पूछा गया है क्विट इंडिया मूवमेंट का है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ये मूवमेंट्स है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनसे जुड़ी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं. तो यहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड. तो आपको करेक्टली मैच करना है. उषा मेहता जो है कैलेडस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो ये बिल्कुल सही है. इन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ये कंट्रीब्यूशन था उषा मेहता का, ये बिल्कुल सही है. देन केटी बाशम ने रन की थी इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, ये रोंग हो जाता है. और चिंटू पांडे ने जो है लेबर अनरेस्ट हुआ था इनके अंडर, ये भी रोंग हो जाता है. ये वाइस वर्सा दिया गया है. जो चिट्टू पांडे थे ये इन्होंने इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट चलाई थी, केटी बाशियम ने के अंडर जो है लेबर अनरेस्ट हुआ था. मतंगिनी हाजरा की अगर बात की जाए, इन्होंने अटैक किया था पुलिस स्टेशन पे. तो डी इसका सही आंसर होगा ए एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री. मेडिवल हिस्ट्री से ये है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से था, ये मेडिवल हिस्ट्री से है. मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है मोती मस्जिद कहाँ पे थी. मोती मस्जिद ये है आगरा में बनवाई थी. शाहजहां की कंस्ट्रक्शन के बारे में है ये. शाहजहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में. जहांगीर मेजोलियम जो है ये बना था लाहौर में. एक्सटेंसिव यूज हुआ है कैलीग्राफी का ताजमहल में. और फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्परर ये हुई थी पीकॉक थ्रोन. तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिगार्डिंग मेडिवल हिस्ट्री, सूफी सेंट्स के रिगार्डिंग है. मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछा गया है. यहाँ पे बाहुद्दीन जकारिया जो है ये फाउंडर थे सुरावर्दी ऑर्डर के. सो ए का है 4, ए का 4 से ही आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती. इनकी दरगाह तो काफी फेमस है, सबको पता ही होगी, मूवीज में भी दिखाई जाती है, अजमेर में है. देन नेक्स्ट है बंदे नवाज गिशु गराज, ये है गुलबर्ग. देन नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम हिस्ट्री.
एंशियंट हिस्ट्री से भी इसको लगा सकते हैं या फिर हम इसको हरियाणा हिस्ट्री से भी एसोसिएट करके देख सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है डैश गिव एविडेंस ऑफ प्लैंड सेटलमेंट और मड ब्रिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्लैंड सेटलमेंट के एविडेंस मिले हैं, इसके साथ साथ मड ब्रिक स्ट्रक्चर मिली है अर्ली हड़प्पन पीरियड 1 की। और यहाँ पे जो पोट्री टाइप मिली है वो सिमिलर है कालीबंगन, कालीबंगन में जो मिली है, कालीबंगन कहाँ थे, राजस्थान का के उसमें है। तो यहाँ पे बात की गई है किस लोकेशन की बात कर रहे हैं ये आपको बताना है। देन नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट में जो है यहाँ पे अनइंस्क्राइब्ड सील्स मिली है, पोट्री मिली है विद ग्राफिटी। देन टेराकोटा व्हील्स मिले हैं, टेराकोटा के व्हील्स, कार्स, लेटर्स, बुल फिगर्स, चैट ब्लेड्स, वेट, बोन पॉइंट एंड मूलर, ये सब चीजें मिली हैं। ये न्यूज में भी रहा था और इसको करंट प्लस एंशिएंट हिस्ट्री से एसोसिएट कर सकते हैं या फिर हरियाणा हिस्ट्री से भी एसोसिएट किया जा सकता है। लॉट ऑफ एनिमल बोन्स यहाँ पे मिली थी ड्यूरिंग एक्सकावेशंस। ये इंडिकेट करता है कि इंपॉर्टेंस क्या थी उस टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री की। स्टैक्ड सेट ऑफ हॉप्सकॉचेस वाज आल्सो फाउंड देयर एंड दिस सजेस्ट द पॉसिबिलिटी दैट ए गेम सिमिलर टू पिट्ठू, पिट्ठू जैसी गेम के लगभग ये सेम था जो काफी पॉपुलर थी अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। गोज बैक टू अर्ली हड़प्पन टाइम, मीन्स अर्ली हड़प्पन टाइम से ही ये खेली जाती थी पिट्ठू, जो प्रेजेंट टाइम में भी खेली जाती है। ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है हड़प्पा की कौन सी साइट को। हाँ जी बताइए, ऑप्शंस है बनावली हरियाणा, ढोलवीरा गुजरात, अलमगीरपुर यूपी में या फिर राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है राखीगढ़ी हरियाणा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से ही है, किंग हर्षवर्धन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले ये मौखरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ये पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी भी इसको बोलते थे, उससे बिलोंग करते थे। सो फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट को अगर हम रॉन्ग करते हैं देन वी रीच टू द राइट आंसर, दैट इज बी, सी एंड डी। अगर आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता है तब भी आप इसका इजीली आंसर कर पाएंगे इफ यू आर श्योर अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। ओके, सो सेकंड है इन्होंने डिफीट किया था पुलकेशिन सेकंड को, ये बिल्कुल ठीक है। देन बान, मयूरा और मतंग दिवाकर ये फेमस राइटर थे, इनके कोड में इन्होंने 3 प्ले लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, बी सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में जो है ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन पूछी गई है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना है, मीन सबसे पुराना कौन सा है और सबसे रिसेंट कौन सा है। तो इसमें सबसे पुराना है ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ पड़क्कल, पड़क्कल की टेम्पल सबसे पुराने हैं। देन उसके बाद बना था बृंदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, देन विठल टेम्पल ऑफ हम्पी और रीबिल्डिंग ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल की गई थी नायकाज के द्वारा, ये रीबिल्डिंग हुई थी, दोबारा से बने थे नायकाज के अंडर। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप दिया गया है, ये भी हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पे अरिकामेडू, अरिकामेडू जो है ये रोमन फैक्ट्री यहाँ पे होती थी, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले थे अरिकामेडू में, रोमन फैक्ट्री यहाँ पे होती थी। तोलकापियम, तोलकापियम जो है ये तमिल ग्रामर से एसोसिएटेड है, अगर आपको 2 भी पता है तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ए का 3, A3 जो है कहाँ कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है। देन नेक्स्ट है बी, B4, B4 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सो ए इज द राइट आंसर। देन वल्ललाज, वल्ललाज जो है ये पेट्रोन से, एंड देन मा एंड वेली ये मेजर ऑफ लैंड, लैंड मेजरमेंट की यूनिट इसे कह सकते हैं, मा और वेली। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैंगो की वेराइटीज, ये न्यूज में भी थी, प्लस इसको ज्योग्राफी में भी रखा जा सकता है, ज्योग्राफी और करंट में भी ये चल रहा था, वेराइटी ऑफ मैंगोज के रिगार्डिंग। कहाँ कहाँ पे कौन सी वेराइटी पाई जाती है आपको ये बताना है। तो चौसा वेस्ट बंगाल, तोतापरी मध्य प्रदेश, केसर गुजरात, अल्फेंसो महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है अल्फेंसो जो है ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और केसर टाइप जो है ये गुजरात में होती है। सो 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। आप मुझे बताना कि तोतापरी और चौसा ये कहाँ की हैं, कहाँ पे ये वेराइटी पाई जाती है मैंगो की, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट है राजेंद्र फर्स्ट चोला इंट्रोड्यूस मलिगई कोल
अ स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट, मली गई कोल एक स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट थी जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था राजेंद्र फर्स्ट चोला के द्वारा। सेकंड है राजेंद्र फर्स्ट चोला को के बेटे अरुमोलीवर्मन ने बनवाया था बृंदेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये थोड़ा डिफिकल्ट में आता है, काफी डिफिकल्ट में आता है। अगर आपको पता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेजरिंग यूनिट आपको पता होनी चाहिए मलीगई कोल, देन आपको पता होना चाहिए कि बृंदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था। तो यहाँ पे जो है ये रोंग हो जाता है, ये राजेंद्र फर्स्ट चोला के बेटे ने नहीं बनवाया था, सेकंड जो है वो रोंग है। और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राजेंद्र फर्स्ट चोला ने इंट्रोड्यूस किया था मलीगई कोल, जो कि एक स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट थी। So right answer is C. First statement is correct, but second statement is incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री से है मुगल इंडिया में जो है रैंक बतानी है, हायरार्की, करेक्ट हायरार्की बतानी है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इनमें सबसे बड़ी पोजीशन किसकी होती थी? सबसे बड़ी पोजीशन पे होते थे सूबेदार, सूबेदार के बाद होता था फौजदार, देन अमीन एंड देन मुकद्दम। So the right answer is D. D इसका सही आंसर होगा। D is the right answer. Now move to the next question. Next question is also from history. History से है ये, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है किसके अंडर कौन सा रेबिलियन हुआ था। तो टीपू शाह के अंडर हुआ था पागलपंथी। अगर एक भी पता है तब भी आप सोल्व कर पाएंगे। ए का फोर जो है सिर्फ एक ही जगह पे है, वो है सी। देन दुदू मियान के अंडर हुई थी फैराजी मूवमेंट। चेत सिंह के अंडर हुआ था बनारस रेबिलियन। एंड टीटू मीर के अंडर हुई थी तारीके मोहम्मदिया। टीटू मीर तारीके मोहम्मदिया। So the right answer is C. Now move to the next question. Next question is from art and culture section. art and culture से है, यहाँ पे पेंटिंग के रिगार्डिंग पूछा गया है कि जो मंजूषा आर्ट है, ये आर्ट है अंग देश की जो प्रेजेंट डे भागलपुर में है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसमें जो मेन कलर यूज होते हैं वो होते हैं पिंक, ग्रीन और येलो ओनली। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, सो बोथ आर करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है। ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे ये भी पेंटिंग के रिगार्डिंग है, और कौन सी पेंटिंग किस चीज से एसोसिएटेड है। तो पटचित्रा जो है ये न्यूज में भी थी, और इसमें थिया बंदिया की बात भी की गई थी। तो C2 अगर आपको पता है तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है किला कोट। किला कोट में जो है क्या होती है, सांझी होती है। किला कोट काफी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। किला कोट में होती है सांझी। खोबर जो है ये होता है मधुबनी में, और मोरकुटी होती है पिछवई में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो आपको ध्यान रखना है आगे भी फर्दर किसी एग्जाम के लिए। सो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग पूछा गया है कि कौन से प्रेसिडेंट ने मोर देन वंस सर्व किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सो फर्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकेंड है WC बनर्जी, देन दादा भाई नेरोजी, एंड देन रहमतुल्लाह एम सयानी, देन सर विलियम वेडरबर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह एम सयानी को छोड़कर बाकी सब ने जो है मोर देन वन सर्व किया है। सो द राइट आंसर इज A, B, C and E only. Now move to the next question. Next question is from modern history. मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है महाराजा रणजीत सिंह जो है वो करोड़ा सिंघिया मई मिसाइल से बिलोंग करते थे। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये शुक्र चाकिया मिसाइल से बिलोंग करते थे। एंड जीन फेर्नोजिस मीन्स फर्स्ट को अगर हम रॉन्ग करते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, बोथ भी गलत हो जाएगा। देन इन दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीन फ्रेंकोइस एलार्ड एंड जीन बैप्टाइड वेंचुरा
वर द 2 नेपोलियनिक जनरल इन सर्विस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो ये भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये बी जो है वो सही है। ये दोनों नेपोलियनिक जनरल थे जिन्होंने सर्व किया था महाराजा रणजीत सिंह को। सो द राइट आंसर विल बी बी, ओनली बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ पे इंडियन भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। भक्ति मूवमेंट, मैंने आपको बताया था कि भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट से भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सूफीज्म के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया है, भक्ति मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में पूछा गया है जो वुमन अडियार थी, वुमन अडियार सेंट जो थे साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट के, वो इनमें से कौन कौन है। तो सबसे पहले कराईकल अम्यायर, गोड़ा देवी, इशिग ननिया, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये तीनों कराईकाल, इसाइग्नानियार, देन मनग्यार शियार, जो भी है ये ACE। सो दिस इज द राइट आंसर। ये दोनों नहीं थे इससे रिलेटेड, सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ACE ओनली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉटन प्लांटेशन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। आपको बताना है कॉटन प्लांटेशन जो इंडिया में होती थी इनमें से उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 जो हुआ था उसका इम्पैक्ट हुआ था कॉटन प्रोडक्शन पे इंडिया की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट है कॉटन प्रोडक्शन बूम हुई थी डेक्कन कंट्री साइड में, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देन 1862 में 90% ऑफ कॉटन इंपोर्ट जो है वो ब्रिटेन वो इंडिया से होता था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन में एक्सपेंशन होने के बाद जो रायत का मतलब है जो खेती करते थे मीन्स पीजेंट, वो ज्यादा रिच हो गए थे देन द साहूकार। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री में, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं डी को। अगर आप डी को एलिमिनेट करते हैं देन यू रीच टू द राइट आंसर, दैट इज A, B एंड C। और देन नेक्स्ट में भी यही दिया है कि जो डेक्कन राइट हुए थे 1875 के, वो रिएक्शन था साहूकार का अगेंस्ट द रिच रायट्स, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। वाइस वर्सा था, जो राइट्स थे उन्होंने साहूकार और मनी लैंडर्स के खिलाफ ये डेक्कन राइट्स किए थे। हमने इनके बारे में डिटेल में बात की थी और काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। सो इसका सही आंसर क्या होगा, A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको एक साइड पे दिए गए हैं जो उस टाइम के किंग थे और उनके अंडर कौन सी इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, इसके रिगार्डिंग आपको मैच करना है। सो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मोस्टली सभी को पता होगी कि ये समुद्रगुप्ता के टाइम पे हुई थी। सो C4 एक ही जगह पे है, सो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, A इज द राइट आंसर। और सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो ये हुई थी चंद्रगुप्त सेकंड ने कराई थी। और आई होल इंस्क्रिप्शन जो है ये पुलकेशिन सेकंड एंड 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है मिहिर भोज के अंडर हुई थी। तो A इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is also match the following type question। यहाँ पे लैंड और टैक्सेशन यूनिट्स दी गई हैं और कौन सी पर्सनैलिटी से ये एसोसिएटेड हैं। ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहले वाला भी जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं काफी बैलेंसिंग थी इस बार, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी थे, हर सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एंशियंट हिस्ट्री का था। देन ये है मेडिवल हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री में जो है ये एक तरफ टैक्सेशन यूनिट है लैंड की और दूसरी तरफ किस पर्सनालिटी से एसोसिएटेड है। तो दहसाला सिस्टम, ये तो काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, मोस्टली सबको पता होगा, अकबर के अंडर था और राजा तोदरमल जो उनके 9 जैम में से एक थे, नवरत्न में से एक थे राजा तोदरमल, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। बिगाए दफ्तरी की अगर बात की जाए तो ये किसके अंडर आया था, ये था शाहजहां के अंडर। देन बिश्वा और गज आपको बताना है। पहले हम देख लेते हैं दहशाला से क्या ये सॉल्व हो पाएगा। ए सेकंड जो है ये 2 ऑप्शन में है, आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। देन बिश्वा की अगर बात की जाए तो ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एंड गज जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सो सी इज द राइट आंसर।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी पेंटिंग से रिलेटेड है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। पेंटिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो काफी इंपॉर्टेंट रहा है इस एग्जाम में पेंटिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पेंटिंग से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो माता नी पछेड़ी, माता नी पछेड़ी ये कहाँ पे है, ये गुजरात में होती है। देन सांची, सांची जो है ये उत्तर प्रदेश में होती है। पाट, पाट जो है ये राजस्थान में होता है, और सोरा पेंटिंग होती है ओडिशा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग है, वेराइटी यूनिट्स दी गई है और दूसरी तरफ टेक्सटाइल दिया गया है। ओके, तो आपको बताना है सबनम, सबनम जो है ये किसके लिए यूज होता था, ये यूज होता था मुस्लिम के लिए। देन मशरू, माशरू, डाबला, चिंटेज, ये किसके लिए यूज होता था, बी मशरू, मशरू जो है ये यूज होता था कॉटन एंड सिल्क मिक्स के लिए। देन ढाबला यूज होता था वूल, वूल के लिए, और चिंटिस जो है ये कॉटन के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is which of the following event in the history of India, ये कुछ हिस्ट्री के इवेंट्स दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस पेपर हुआ था 2021 का, उसे भी एनालाइज किया होता तब भी काफी क्वेश्चन जो है वो सही हो जाते हैं। प्लस में जो है टेस्ट सीरीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस किया और उनके जो है काफी अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया और टेस्ट सीरीज उन्होंने नहीं लगाई। तो उनसे बेटर परफॉर्म किया है जिन्होंने टेस्ट सीरीज जो है वो फॉलो की थी। तो टेस्ट सीरीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि आपको कितनी देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हम बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही थी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। सबसे पहले है राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग मिहिर भोज, भोज फर्स्ट। जो प्रतिहारा है इनका राइज हुआ था किंग मिहिर भोज के अंडर। सेकंड है पालवा पावर जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी महेंद्र वर्मन के अंडर। नेक्स्ट पाला डायनेस्टी गोपाल के अंडर, और फिर चोला पावर प्रतंका वन के अंडर। मीन्स बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो प्रतिहाराज हैं, पालवाज हैं और पाला डायनेस्टी, देन चोला पावर के रिगार्डिंग इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है आई थी इनमें से पालवा, पलवाज, पलवाज के बाद जो है पाला डायनेस्टी, पाला, एंड देन प्रतिहाराज, एंड देन चोला पावर अंडर प्रतंका फर्स्ट। सो द राइट आंसर इज 2, 3, 1 एंड 4। ये भी जो है हिस्ट्री से था, एंशियंट हिस्ट्री से, और डिफिकल्ट लेवल में ये था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, मोस्टली सभी को पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे ये सब। रोवलेक्ट एक्ट मोस्टली सबको पता है 1919 में हुआ था। देन डांडी मार्च भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, डांडी मार्च 1930s में हुआ था। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो अगर आपको इतना भी आइडिया तब भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इनमें सबसे पहला इवेंट हुआ था रोवलेक्ट एक्ट। थ्री के बाद जो है डेथ हुई थी जतिन दास की। ये जो है ये रेवोल्यूशनरीज में थे, रेवोल्यूशनरीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था, इनके ऊपर भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी जेल में कि भाई हमें भी पॉलिटिकल लीडर की तरह ही वैल्यू दी जाए, और इसलिए इन्होंने खाना बंद कर दिया था जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। और सो नेक्स्ट जो है ये एपिसोड हुआ था रोवलेक्ट के बाद हुई थी डेथ ऑफ जतिन दास, देन डांडी मार्च, एंड फाइनली सबसे लास्ट में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बाली और बली, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बली और बाली। इसे जो है टेक्स के लिए यूज किया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में ये यूज होता था फॉर टेक्स, टेक्स के लिए बली जो है वर्ड का यूज होता था। मींस ये जो है एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अष्टपदा। अष्टपदा जो है एंशियंट इंडिया में किसे बोला जाता था? ऑप्शंस आर मैरिज रिचुअल एंड अशुर विद 8 लैग,
गेम ऑफ चेस या फिर कैवलरी यूनिट थी विच कंप्राइज ऑफ 8 हॉर्सेस। तो इसका सही आंसर है ये गेम ऑफ चेस था। बुद्धा के रिलेटेड इसके बारे में मेंशन है, बुद्धिज्म में उनको जो है अष्टपद गेम से काफी जो है नफरत थी, इसके रिगार्डिंग बात की गई है अष्टपद के रिगार्डिंग। सो ये गेम ऑफ चेस की तरह होता था। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यीस्ट। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, यीस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है यीस्ट जो है ये फंजाई होता है, देन यीस्ट जो है कैन फॉर्म सूडोमाइसीलियम, देन यीस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के फिनोमिना से। देन यीस्ट जो है ये फैक्यूल्टेटिव एंड एरोब्स होते हैं, सभी यीस्ट डेमोर्फिक होते हैं या सभी यीस्ट पैथोजेनिक होते हैं। जनरली ये जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है ऑल, इस तरह की स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होती है, आप रिस्क ले सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो अगर आप 6 को एलिमिनेट करते हैं और 5 को एलिमिनेट करते हैं देन यू रीच टू द राइट आंसर, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ये फर्स्ट 4 स्टेटमेंट सही हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिगार्डिंग है। फोटोसिंथेसिस ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है ग्रीन प्लांट को सिंथेसाइज करने में। देयरफॉर a cascade of events and chemical reaction take place in specified sequential order। आपको बताना है चूज एन इवेंट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नहीं होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, लाइट एनर्जी की बाय क्लोरोफिल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है क्लोरोफिल की हेल्प से। देन रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे डज नॉट टेक प्लेस पूछा गया था, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये भी होता है, सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक कपल है, कपल्स सस्पेक्ट मिक्सअप, उनको लग रहा है कि उनका न्यू बॉर्न बेबी जो है हॉस्पिटल में वो मिक्सअप हो गया है। सो ब्लड टाइप ही एक ऐसा मेथड है जो रिजोल्व कर सकता है इस डिस्प्यूट को। सो मैन का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ए, वुमेन का ब्लड ग्रुप है बी, देयर उनके बायोलॉजिकल चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। मैन यहाँ पे मैन का ब्लड ग्रुप है ए, वुमेन का है बी, तो इस केस में चारों हो सकते हैं। किस तरह से, ओ ओ दैट इज ओ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है ओ बी, दैट इज बी ब्लड ग्रुप। देन यहां से बन सकता है ओ ए, दैट इज ए ब्लड ग्रुप, देन ए बी। तो ये चारों ऑप्शन जो है बन सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ए और बी और ओ और ए बी, इन चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप उसका हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है नाइट्रिफिकेशन, ये भी जीएस का है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नाइट्रेट जो है वो आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, और डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जहां पे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट है न्यूक्लियाई एसिड, जैसे कि डीएनए और आरएनए, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है। देन ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, जब एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो एयर में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये रूट लेग्यूम्स में होते हैं, ये मोस्टली आप सभी ने पढ़ा ही होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं रूट लेग्यूम्स में, और जो रूट लेग्यूम्स होती हैं पल्सेस में पाई जाती हैं। सो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की कम, अगर जमीन में कमी होती है तो पल्सेस लगाए जाते हैं। सो फिफ्थ स्टेटमेंट सही है। सो आप देख लें फिफ्थ किस किस में है, आप यहाँ से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग जब होती है नाइट्रोजन इन द एयर कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जब एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो होती है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा कि न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन होता है। सो थर्ड भी बिल्कुल सही है, थर्ड भी होना चाहिए।
और ये दोनों जो है ये वाइस वर्सा दिए गए हैं, डी नाइट्रिफिकेशन को नाइट्रिफिकेशन में लिखा गया है और नाइट्रिफिकेशन को डी नाइट्रिफिकेशन में, सो ये दोनों जो है ये रॉन्ग हो जाते हैं। सो द राइट आंसर इज 3, 4 एंड 5। Now move to the next question. Next question is regarding lichens. Lichens के regarding है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि लाइकेंस जो है वो एल्गाई होती हैं या फिर लाइकेंस फंजाई होती हैं, लाइकेंस सेप्रोट्रॉफ्स होती हैं, ऑटोट्रॉफ होती हैं या फिर सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म यहाँ पे होती है। तो इसका सही आंसर है लाइकेंस ऑटोट्रॉफ्स होती हैं और सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं। सो सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही है, बी इज द राइट आंसर। इसका ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट इसका आंसर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लाइकेंस जो है इसमें एल्गाई और फंगाई भी होता है, सेप्रोट्रॉप्स का भी यहाँ पे कुछ रहता है। तो इसका आंसर जो है 1, 3, 5 भी हो सकता है, बट ये लाइकेंस ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स भी होते हैं। तो वो कमीशन के ऊपर है वो किस आंसर को सही माने, और कमीशन ने इसको सही माना है सेकेंड और फोर्थ को। सो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द सम प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस ऑफ स्टेट। स्टेट जो चेंज होती है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। नो ये उसके रिगार्डिंग नहीं है। यहाँ पे जो है फर्स्ट है एवोपोरेशन ऑफ वाटर, एवोपोरेशन ऑफ वाटर, देन बर्निंग ऑफ कैंडल, देन दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि पानी का एवोपोरेशन हो जाना या फिर जो कैंडल होती है वो बर्न होती है या फिर जब शुगर डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस होना वाटर का जिससे फॉर्म होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है बी सी डी में जो है केमिकल चेंज होता है ओनली, बी सी और डी, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कैन में सिर्फ केमिकल चेंज होता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट है ए बी सी में जो है फिजिकल चेंज है ओनली, तो ये भी नहीं है कि ये सिर्फ फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है इसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है, फिजिकल के साथ साथ यहाँ पे केमिकल चेंज भी हो रहा है। और डिसोल्यूशन ऑफ शुगर में क्या है, इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एवोपरेशन ऑफ वाटर इन्होंने दिया है ओनली ए इज अ फिजिकल चेंज, कि सिर्फ ए ही है जहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। फिजिकल चेंज जो है वो बर्निंग ऑफ कैंडल में भी हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर में भी हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। सो इसका सही आंसर है बी, जिसमें दोनों हो रहे हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है, वो बर्न होके छोटी होती जा रही है, तो ये तो एक फिजिकल चेंज हो गया। और इसमें जो है बर्निंग में आपको पता है गैस भी रिलीज हो रही है, तो ये केमिकल चेंज भी यहाँ पे हो रहा है। सो डी इसका सही आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, जहां भी नोट होता है और इनकोरेक्ट होता है उसको हाईलाइट कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा गया है। सबसे पहले तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है, काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, कॉमन वर्ड लिया गया है। द नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को जो है कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूले यूनिट ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑफ सैंपल विद कॉमन नेम ब्लू विट्रल, ये स्टेटमेंट बहुत कम बच्चों को पता होगी कि सही है या गलत है, बट यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं ए और सी तो सही है। सो ए और सी जहाँ पे है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और हमें ये पता चल गया है कि बी जो है वो रॉन्ग है, तो बी होना चाहिए, तो आप इसको यही इन्हीं स्टेटमेंट से सोल्व कर लेंगे। वैसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोड्यूस होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है
जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के। तो ई भी सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी। बी और डी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। Now move to the next question. Next question is regarding cleansing action of soap. Cleansing action of soap के regarding जो है पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछी गई है कौन सी स्टेटमेंट सही है। जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद द ऑयली ड्रॉपलेट। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का, वो इंटरैक्ट करता है ऑयली ड्रॉपलेट के साथ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्मेशन जो होती है जो मिसल्स की सोप सॉल्यूशन में ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, उसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो काफ़ी कॉमन टर्म है एमल्सिफिकेशन, और ये बिल्कुल सही है। जो फॉर्मेशन होता है मिसल्स का सोप सॉल्यूशन में कपड़े धोते टाइम, उसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज इन इनर साइड ड्यूरिंग मिसल फॉर्मेशन। मीन्स जब झाग बनते हैं तब जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का, वो अंदर की साइड होता है, इनर साइड होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अभी एक और स्टेटमेंट बची है, वो है मिसल्स सराउंड द Ca2+ और Mg2+ आयन इन हार्ड वाटर इंस्टेड ऑफ ऑयली ड्रॉपलेट। ये वैसे डिफिकल्ट लेवल में आता है, अगर आपको सभी स्टेटमेंट आती हैं तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और डी स्टेटमेंट भी जो है ये रॉन्ग है, इसका सही आंसर है बी एंड सी। इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ने में ही फायदा होता है अगर आपको आइडिया नहीं है। गेस जनरली ऐसे क्वेश्चन में गलत हो सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है। फर्स्ट है एवोपोरेशन जो है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, जहां पे पार्टिकल जो है फ्रॉम द सरफेस वो चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप सभी को पता है एवोपोरेशन में क्या होता है। एवोपोरेशन में जो है जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल कॉमन सा फिनोमिना है, सबको पता ही होगा। वन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट है जब बॉइलिंग की जाती है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, जहां पे पार्टिकल जो है वो बल्क में जो है लिक्विड चेंज होता है वेपर में, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डिपोजिशन इज द चेंज। डिपोजिशन जो है वो चेंज होता है गैसियस स्टेट का डायरेक्टली सॉलिड में। जब डायरेक्टली जो गैसियस स्टेट से है डायरेक्टली वो सॉलिड में चेंज हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना। मीन्स गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड में आ गया, लिक्विड को जो है छोड़ दिया, तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ओनली। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दी है। सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने पे ऐसा होता है, नहीं, प्रेशर की चेंज करने पे भी ये बदली जा सकती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आपको पहली तीन का आइडिया नहीं भी है और फोर्थ को तो मोस्टली सबको आइडिया होगा ही, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने पे नहीं होती है, और वैसे भी ओनली इज द एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे 4 को, एंड वी रीच टू द राइट आंसर, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग में एक तरफ प्रोसेसेस दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है फिनोमिना दिया गया है कि किससे क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैम्फोर फ्रॉम सॉलिड टू सोडियम क्लोराइड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब कैम्फोर जो है वो फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड, then different pigment from an extract of flower petals, then acetone and water mixture, butter from cream। बटर को जब हम अलग करते हैं क्रीम से, ये मोस्टली सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। 4 का 3 जो है वो 2 ऑप्शंस में है। मीन्स हमारे पास 2 बचे, 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। जहां भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वहां भी आपको रिस्क लेना चाहिए, जहां आपने 2 एलिमिनेट कर दिए हों। मीन्स 50-50 चांसेस हैं आपके सही होने के। देन नेक्स्ट है, ये भी हमको पता है, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, ये किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। सो सेकंड का है 1, ये भी दोनों में दिया गया है। मीन्स अगर आपको सभी पता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कैम्फोर फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन।
देन नेक्स्ट है एसीटोन से वाटर मिक्सचर, एसीटोन से वाटर मिक्सचर को अलग करना है तो ये डिस्टिलेशन मेथड से हो जाएगा, डिस्टिलेशन मेथड। ओके, सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन अब आ गया है। यस, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैच करना है। Consider the legal issue involved in following advisory opinion rendered by the Supreme Court of India under Article 143 of the Constitution. जैसे कि दिल्ली लॉ एक्ट 1951, ये किस चीज के रिगार्डिंग था? ये था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डेड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन केशव सिंह 1965, ये था रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। देन स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 2001, ये थी गुजरात गैस के रिगार्डिंग। देन स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2002, ये थी गुजरात असेंबली इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पॉलिटी। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही होगा जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी रोल रहता है, और उसके साथ साथ जो है दो आपकी यूटीज हैं, वो है दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होती है इनकी भी जो है लेजिस्लेशन होती है, तो इनका भी जो है वोट में हक रहता है। ये भी इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं प्रेसिडेंट की। सो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली एंड पुडुचेरी, सिर्फ ये दो ही हैं। अब बाद में तो लद्दाख भी जो है इसमें ऐड हो गया था उसके बनने के बाद, बट यहाँ पे गिवन ऑप्शन में जो है वो है दिल्ली और पुडुचेरी। सो ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये तीन कमेटी के बारे में भी मैंने आपको बोला था कि इन तीनों कमेटी को जरूर देख लेना, क्वेश्चन आते ही है। दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये तीनों कमेटी जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, और देखो क्वेश्चन आया है इसके ऊपर भी। फर्स्ट था इट कंप्राइजेस ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड नॉट मोर देन 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो ऐसा नहीं है, ये होते हैं 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। और कन्वेंशन के तहत जो है इसमें जो मेंबर जो होता है वो अपोजिशन से होता है, जो चेयरमैन जिसे सिलेक्ट किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, ए को अगर हम रॉन्ग करते हैं देन वी रीच टू द राइट आंसर, दैट इज बी, सी एंड डी। तो फर्स्ट रॉन्ग है, बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है ये एग्जामिन करता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो शो करती है इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेशन, ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ जो टर्म ऑफ कमिटी होती है वो 1 साल से ऊपर नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहले भी जो है ये 2021 का जो पहला एग्जाम हुआ था वहां भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, वहां भी सेम स्टेटमेंट भी थी कि 1 ईयर का टर्म होता है। सो आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, सो मीन्स थोड़ा सा चेंजेस था, बट पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जुडिशरी के रिगार्डिंग है, मीन्स पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस जो होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली दी गई है जो एडहॉक जजेस होते हैं इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो तब की जाती है जब कोरम ना हो। कोरम मीन्स किसी चीज को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कोरम बोला जाता है। मीन्स कोरम ना हो सुप्रीम कोर्ट जजेस का, मीन्स इनसफिशिएंट हो, होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट, तब एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उन्हें जो है कंसल्ट करना पड़ता है पहले चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जहाँ के जज को वो अपॉइंट करेंगे उस के जो है उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कंसल्ट करना पड़ता है पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बिफोर अपॉइंटिंग अ जज ऑफ द सेड हाई कोर्ट एज एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, जिस हाई कोर्ट के जज को एज अ एडहॉक जज जो है अपॉइंट किया जाता है। ओके, सो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट की जाती है एडहॉक जज की,
उसमें प्रायर कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है प्रेसिडेंट के। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, यहाँ पे दिया गया है नॉट मैंडेटरी। तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर सी गलत है तो हम हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ए बी। तो आपको सभी पता होगा तभी आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, जो एडहॉक जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वाइल अटेंडिंग द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो इंजॉय करते हैं सभी पावर और प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो ये तो हर एक केस में जो होता है, जो जिस पोजीशन पे होता है उसको उसकी सारी पावर और सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। Now move to the next question. Next question is also statement based question. First statement पूछी गई है चंद्रयान सेकंड में, ये जो है करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है। चंद्रयान सेकंड को जो है लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा से बाय GSLV Mark 3। तो ये आप सबको पता ही होगा, काफी न्यूज में ये उस टाइम पे रहा था। GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान सेकंड को, जुलाई 22 2019 में से किया गया था। और जो ये स्पेस क्राफ्ट था इसमें ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था, इसलिए भी ये काफी चर्चा में था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जो ऑर्बिटर था विल सर्कल द मून इन अ पोलर ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिटर है वो सर्कल करता था मून को, किसमें, पोलर ऑर्बिट में, और कितनी हाइट पे, 100 किलोमीटर की, दैट इज 62 माइल्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर इज ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है। जनरली अगर आपने जो है आप कोई चीज खरीदते हैं और आप उसके जो है पढ़ते हैं तो वहां मेंशन होता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं, और ये सब प्रिजर्वेटिव के आप नाम जो है वो जनरली पढ़ते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉर्बिक एसिड सॉल्ट और सोडियम बेंजोएट, कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव हैं ये तीनों। तो इसका सही आंसर है डल्किन, ए इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is given below are two statement, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक assertion है दूसरा रीजन है। और तो देखते हैं, फर्स्ट हम assertion की बात करते हैं। assertion में है बायोगैस में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन होता है जिसे यूज किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर सेवरल पर्पसेस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बायोगैस में मिथेन गैस का यूज होता है और वो वेरियस पर्पज के लिए यूज होती है। और जब ये रिलीज होती है, एज इट रिलीज नो स्मोक और रेजिड्यू, ये कोई स्मोक और रेजिड्यू रिलीज नहीं करती है, इसलिए इसे गुड और सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जो बायोगैस होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये कंट्रीब्यूट करती है लोअर एनर्जी ऑफ बायोगैस इन कंपैरिजन टू नेचुरल गैस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब 5 ईयर प्लान आया था इंडिया में उससे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि 5 ईयर प्लान से पहले का भी कुछ पूछा जा सकता है। वैसे ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, या इकोनॉमी में भी आप इसको रख सकते हैं, इकोनॉमी। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान के आने से पहले कौन से प्लान एग्जिस्ट करते थे। तो इसका सही आंसर है सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान। सर्वोदय प्लान जो है ये गांधी जी के द्वारा इसे बनाया गया था, मीन सबकी जो है डेवलपमेंट के लिए, सर्वोदय नाम से ही आप देख सकते हैं। और बॉम्बे प्लान जो उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ओके, सो ये दो प्लान होते थे उससे पहले। 2 and 4 इज द राइट आंसर। भारत प्लान और फार्मर प्लान जैसा कुछ भी नहीं था। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड एट योर होम। इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घर में यूज होता है उसके रिगार्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली है माइक्रोवेव ओवन और टेलीविजन ये डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, मीन्स डीसी करंट का यहाँ पे यूज होता है। तो ऐसा तो नहीं होता, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। फर्स्ट को अगर हम रॉन्ग कर देते हैं तो हम एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन जो है वो एसी करंट यूज करती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जो एयर कूलर और एयर कंडीशनर होते हैं इनमें भी एसी करंट का यूज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज 220 एम्पियर करंट, करंट नहीं होता है, वोल्टेज होती है। ओके, सो ये जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम 4 को एलिमिनेट करते हैं, 4
देन वी रीच टू द राइट आंसर दैट इज 2 एंड 3। अगर आप फर्स्ट में श्योर भी नहीं है तब भी आप फोर्थ को एलिमिनेट करके सही आंसर पे आ सकते हैं 2 और 3। फिफ्थ स्टेटमेंट पे हम देख लेते हैं। फिफ्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस इज सेम। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी में जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, तो ये भी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये सबके लिए डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। फर्स्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एमर्ज करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल और मर्ज कर जाती हैं एट साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं ये इमर्ज करती हैं नॉर्थ पोल से और जाकर मर्ज हो जाती है ये साउथ पोल पे। ओके, नॉर्थ साउथ। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल मूव्स। ओके, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की इज टेकन टू बी द डायरेक्शन जहां पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल मूव्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोई फील्ड नहीं होता है इनसाइड द बार मैग्नेट। ये स्टेटमेंट रोंग है। ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग भी थी क्योंकि फील्ड जो है कोई फील्ड नहीं होता है सेंटर पे। जो बार मैग्नेट है उसके सेंटर पे कोई फील्ड नहीं होता है, उसके साथ कई बच्चों ने इसे कंफ्यूज किया है। बट यहाँ पे बात की गई है कि पूरी के अंदर नहीं होता है, नो फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, बट ऊपर नीचे होता है, सिर्फ सेंटर में नहीं होता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। अगर हम थर्ड को रॉन्ग करते हैं देन वी रीच टू द राइट आंसर दैट इज 1, 2 एंड 4। अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट का ही पता है तब भी आप इसको इजीली कर पाएंगे आंसर को। फोर्थ स्टेटमेंट में है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की शो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द फील्ड लाइन। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की इसे ये कैसे शो होती है, बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी पास है मैग्नेटिक फील्ड के। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, जीएस का ही क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के रिगार्डिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं ये कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है और इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। थर्ड है बोथ इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये थोड़ा दोनों ही सही हो सकते हैं यहाँ पे। अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो ये सेम प्रिंसिपल पे बात करते हैं, बट अगर हम डीप जाके बात करें तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो और जो HPSC है उनकी की के अकॉर्डिंग 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट और ये सही है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है और जनरल साइंस का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है, व्हेन एन अल्ट्रासाउंड ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होता है तो उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज होती है। इसमें जो है मेन की पॉइंट क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, चेंज होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये चेंज होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाएगी आपकी रॉन्ग। फर्स्ट अगर आपकी रॉन्ग होती है तो आपके पास बचे 2 ऑप्शंस। देन सेकंड है जो फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग है। फ्रीक्वेंसी जो है अल्ट्रासाउंड वेव की वो रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज, ये अनचेंज रहती है वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये वाइस वर्सा दिए गए हैं। यहाँ पे बोला है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब बदल जाता है। बट सेकंड में उल्टा दिया है, यहाँ पे बोला है कि चेंज नहीं होती है, जो नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएगी। देन नेक्स्ट है मीन सेकेंड स्टेटमेंट सही होनी चाहिए तो आप फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे एंड यू रीच टू द राइट आंसर दैट इज सी। तो आप 2 स्टेटमेंट से ही इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड में बात की गई है जो फ्रीक्वेंसी और स्पीड है अल्ट्रासाउंड वेव की वो चेंज होती है जब वो ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में।
तो यहाँ भी क्या बात की गई है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। देन फोर्थ है एकोकार्डियोग्राफी, एक टेक्निक होती है जिसका यूज किया जाता है मेडिकल डायग्नोस्टिक में एम्प्लॉयज अल्ट्रासाउंड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप जो है इसे सही कर सकते हैं। सो 2 and 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस का है, फिजिक्स से रिलेटेड है। ये जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग है कि यदि एक व्यक्ति दूर की चीजें नहीं देख सकता है, इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो क्या वो पर्सन सफरिंग है हाइपरमेट्रोपिया से? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नजर नहीं आती, बट यहाँ पे दूर की पूछी गई है, ये है मायोपिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी हो जाती है रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग होते हैं तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। देन यहाँ से सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों में सेकंड है। जो डिफेक्ट है मे हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इनलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस की वजह से या फिर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल की वजह से ये होता है। सेकंड बिल्कुल सही है। देन इसकी करेक्शन के लिए किस तरह का लेंस यूज होता है, कनकेव या फिर कन्वेक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए यूज होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का नहीं होता है यूज, कन्वेक्स लेंस का हाइपरमेट्रोपिया में होता है, पास की चीजें जिनको नहीं दिखती उसमें यूज होता है कन्वेक्स लेंस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 and 3, दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिक्वायर, इनमें से कौन सा प्रोविजन है जहाँ पे रेटिफिकेशन from not less than 1/2 of the state for an amendment of the constitution, जहाँ पे 1/2 of the state की रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो बताइए जहाँ भी स्टेट का इंटरेस्ट आता है वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले 7th शेड्यूल, जी बिल्कुल 7th शेड्यूल में पड़ती है क्योंकि 7th शेड्यूल में क्या होते हैं, लिस्ट है, दैट इज सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये है आपकी शेड्यूल 7 में, तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है। सो ए तो होगा। ए किस किस में है, दो ऑप्शंस में है, दो आप कर देंगे एलिमिनेट। देन नेक्स्ट है आर्टिकल 54, 55, 73, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। सो ए एंड बी में इसकी जरूरत पड़ती है। आप मुझे बताएंगे चैप्टर 7 किससे रिलेटेड है और चैप्टर फर्स्ट ऑफ पार्ट 9। पार्ट 9 का चैप्टर फर्स्ट तो आपको पता ही होगा, पंचायती राज से रिलेटेड है, तो इसको तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट किया तब भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर ए एंड बी ही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बार्स द कोर्ट फ्रॉम इंटरफियरिंग इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटी एंड एग्रीमेंट मेड बाय द मीन्स जो कोर्ट है ये आर्टिकल बार करता है कोर्ट को कि आपको इंटरफेयर नहीं करना है ऐसे डिस्प्यूट में जो बहुत पहले की ट्रीटी साइन की गई थी, मीन्स आज़ादी से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये ट्रीटी साइन की गई थी, वो इसके अंडर नहीं आती हैं। सर्टेन ट्रीटी एंड एग्रीमेंट मेड बाय द प्रिंसली स्टेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो ट्रीटी साइन की गई थी, ये जो है वो इनमें जो है आर्टिकल बार करता है कोर्ट को फ्रॉम इंटरफियरिंग सच डिस्प्यूट, इस तरह के डिस्प्यूट पे कोर्ट अपना फैसला नहीं देती है। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 नहीं है, आर्टिकल 366 भी नहीं है, 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, 366 इमरजेंसी से रिलेटेड है और 358 भी इमरजेंसी से रिलेटेड है। सो इसका सही आंसर है आर्टिकल 363। Then in which part and chapter of the constitution was the right to property inserted after being removed from the part 3? आपको पता ही होगा पहले 7 फंडामेंटल राइट होते थे, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था, बट राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर रख दिया गया था पार्ट 12 के चैप्टर 4 में, आर्टिकल 300 के अंडर। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी को अब कितने हैं फंडामेंटल राइट, 6 हैं, पहले कितने थे, 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बाद ये 6 रह गए थे। देन IR पर्ल्हो जजमेंट जो 2007 में आई थी सुप्रीम कोर्ट की, ये किस चीज के साथ डील करती है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
शेड्यूल्ड एरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है, इसमें बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें जो जजमेंट आया था उससे वायलेशन होता था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। IR कोल्हो जजमेंट जो 2007 में आई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जनरल साइंस। यहाँ पे जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एक तरफ आपको दी गई है कॉलम 1 में जो है सेल ऑर्गेनलीज दिए गए हैं, दूसरे में उसके फंक्शन है। तो आपको मैच करना है कि कौन सा फंक्शन किस ऑर्गेनली का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जीज बॉडी जो है वो इनका रोल रहता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में। तो अगर आपको एक भी पता है तो देखते हैं क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। यस, हम 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन से ही। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस में काम आता है। राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस में होते हैं और लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिजीज का ग्रुप जो है सभी जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज बतानी है आपको। फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिजीज है, बट एड्स जो है वो जेनेटिक डिजीज नहीं होती है। डाउन सिंड्रोम भी जेनेटिक होता है, सो फर्स्ट नहीं होगा। देन एड्स यहाँ भी है तो सेकंड भी नहीं होगा। देन हेपेटाइटिस, हेमोफोलिया, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक होती हैं, बट हेपेटाइटिस बी जो है वो जेनेटिक नहीं होता है। इसका सही आंसर है डी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। डी इज द राइट आंसर। ये ग्रुप जो है ये जेनेटिक डिजीज होती हैं। मीन्स सिकल सेल एनीमिया भी जेनेटिक डिजीज है, हेमोफीलिया भी और डाउन सिंड्रोम भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो फंक्शन करता है बोथ एज अ हार्मोन की तरह भी और विजुअल पिगमेंट की तरह भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट है टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में वो कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 18 से 19%, 18 to 19% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द एयर विल लीव द लंग। जब एक्सपायरेशन किया जाता है, मीन्स जब बाहर की तरफ सांस छोड़ा जाता है, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग मस्ट बिकम। तो जो प्रेशर होता है लंग के अंदर वो क्या होता है? इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या फिर लोअर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या फिर हायर होता है, या फिर डायफ्रेगम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्रेगम जो है वो सिकुड़ जाता है। तो इसका सही आंसर है इस टाइम पे जो है हायर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। C is the right answer. Next question is select the correct option from the codes given below about greenhouse gases from following. इनमें से कौन कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं? मिथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी और वाटर वेपर भी। नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो द राइट आंसर इज 1, 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर। ये करंट अफेयर से था। जो पद्मा अवार्डी थे, जिनको पद्मा अवार्ड मिला था, पिछली बार नोबेल प्राइज के ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नोबेल प्राइज जिसको मिले थे वो उनको जो है मैच करना था कि किसको केमिस्ट्री में मिला है, किसको बायो में मिला है। यहाँ पे पद्मा अवार्ड के बारे में पूछा गया है, सो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक पर्सनैलिटी भी पता है, लाइक देवेंद्र जजारिया, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। देवेंद्र जजारिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। सो डी का है 2। अगर आपको एक भी पता है तो आई थिंक आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यस, बाकी में जो है D2 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आप एक से भी सॉल्व कर सकते थे, बट अगर आपको एक का भी आइडिया नहीं है तब आपको रिस्क लेने का फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको आते हैं तभी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रभा अत्रे जो है ये आर्ट्स से रिलेटेड थे। देन राधा श्याम खेमका, इनको पोस्ट हॉमिसली ये दिया गया था और ये एसोसिएटेड है लिटरेचर और एजुकेशन से। देन नटराजन चंद्रशेखरन जो है ये एसोसिएटेड है ट्रेड और इंडस्ट्री से।
ट्रेड और इंडस्ट्री। देन देवेंद्र झझारिया की हमने ऑलरेडी बात की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। देन संजय राजराम, इनको पोस्टह्यूमसली दिया गया है और ये एसोसिएटेड हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग से। ओके, so A is the right answer. Now move to the next question. Next question is again match the following type question. ये हिस्ट्री से आया है, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री। डॉक्टर डोडो केशव कारवे, कारवे के बारे में सबको पता होगा। इन्होंने जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी कुछ किया था, इन्हें पायनियर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट भी बोला जाता था। सो A4 जो है एक ही ऑप्शन में है, आप सिर्फ एक ऑप्शन से ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद लक्ष्मण नायक जो है, इन्हें गांधी ऑफ मलकानगिरी बोलते थे। मतंगिनी हजरा को जो है ओल्ड गांधी बोला जाता था। और सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अगेया, इनको जो है हिंदी लिटरेचर एंड रेवोल्यूशनरी मानते थे। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। Now move to the next question. Next question है which of the following is or are true regarding तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के रिवोल्ट में इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा था। ये नाना साहेब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने सपोर्ट किया था। तो मीन्स ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तात्या टोपे के रिगार्डिंग है। और इनका क्या रोल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में, जो है इनका काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा था। अब इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है, इनका रियल नेम था रामचंद्र पंडुरंग राव, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिथुर में ये आए थे कॉन्टेक्ट में नाना साहेब के और मोरपंथ तांबे के, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये योला से बिलोंग करते थे, ही बिलोंग टू योला इन महाराष्ट्र, ये भी सही है। और इन्होंने रेबिलियन को लेड किया था मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है विद अ व्यू टू पोजीशन इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर की पोजीशन पे इंडिया को रखने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को अप्रूव किया गया था फॉर द क्रिएशन विद अ 4-year इम्प्लीमेंटेशन पीरियड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले टेक्निकल टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट है इनको डिवाइड किया गया था 14 ब्रॉड कैटेगरी में, जो डिपेंड करती थी अपॉन देयर एप्लीकेशन एरिया। ये क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट इन्होंने बना दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 14 ब्रॉड कैटेगरी दे दी। अगर आपको बहुत अच्छे से याद है कि 14 नहीं 12 थी, तब आप इसको सही कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 14 रही। और जनरली हमें इतनी फिगर जो है याद नहीं रहती है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसे 14 नहीं बल्कि 12 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट अगर हम रॉन्ग करते हैं देन वी रीच टू द राइट आंसर, दैट इज 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है जो पेनिट्रेशन लेवल होता है टेक्निकल टेक्सटाइल का इंडिया में, वो 5 से 10% है अगेंस्ट 30 to 17 एडवांस कंट्री। एडवांस कंट्री में 30 से 70% है और इंडिया में सिर्फ 5 to 10% है जो पेनिट्रेशन लेवल है टेक्निकल टेक्सटाइल का। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रमोशन ऑफ इनोवेशन अमंग अस यंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएट विल बी टेकन अप बाय दिस मिशन। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा तो किया ही जाता है। थर्ड में तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, थर्ड ट्रू है। नेक्स्ट है जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू आ 3-tier इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। यहाँ पे अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें भी काफी फैक्चुअल है, यहाँ भी कि 3-tier में है, ये 2-tier मैकेनिज्म है, ये भी अगर आपको पता है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है 2 3 एंड 4। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ये भी काफी फैक्चुअल था, अगर आपको ध्यान है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो है काफी डिफिकल्ट लेवल में आता था, डिफिकल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है ये नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में है। हमने सारे जो इंस्टीट्यूट हैं फेमस इंस्टीट्यूट जो हरियाणा में है
इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। तो हमने नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात की थी, और ये तीनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ बताई थी कि जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसे इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डायरी भी बोला जाता था। ये इनिशियली 1923 में जो है स्टार्ट हुआ था बैंगलोर में। देन बैंगलोर से देन 1936 में से रीनेम किया गया एज इंपीरियल डायरी इंस्टीट्यूट। ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद एनडीआरआई जो है ये करनाल में जो है शिफ्ट कर दिया गया था 1955 में, और प्रेजेंट में ये करनाल में है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग, जो हरियाणा में है। इसके बारे में भी हमने बात की थी, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कवर की थी। और भिंडावास कहाँ पे है? ये झज्जर में है, बिल्कुल सही। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी में है, ये भी बिल्कुल सही है। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र में है। और बीर शिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महेंद्रगढ़, ये रॉन्ग है क्योंकि ये पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला। तो फोर्थ को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं, अगर आपको एक भी पता है, देन ऑल्सो यू रीच टू द राइट आंसर, दैट इज ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार स्कीम के भी काफी क्वेश्चन आए हैं, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे भारतमाला के ऊपर आया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर आया था। यहाँ पे देखो फेम इंडिया पूछ लिया आपसे, पीएम विकास पहल स्कीम पूछ ली, निष्ठा पूछ ली, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना भी पूछ ली। तो बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने कवर की है इस बार। और ये जो है फेम इंडिया जो है ये किसके लिए है? प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल्स, तो बिल्कुल सही है। देन पीएम विकास पहल स्कीम ये की गई थी प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट के विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए, ये भी सही है। देन निष्ठा जो है ये नेशनल इनिशिएटिव है फॉर होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ स्कूल हेड एंड टीचर, स्कूल हेड और टीचर की होलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। देन नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इसमें राइट टू इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है टू द पुअर एंड डिप्राइव्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर इज बी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? आईपीपीबी जो है सेटअप किया गया था 2016 में, ये बिल्कुल सही है। बट कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन थी कि ये 2018 में सेटअप किया गया था। ये जो है फाइनल शेप में आया था 2018 में, बट इसे सेटअप जो है 2016 में किया गया था। और फर्स्ट लेवल पे 2017 में जो है इसे झारखंड से स्टार्ट किया गया था, और फाइनल शेप इसे 2018 में दी गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इसे सेटअप जो है 2016 में ही किया गया था। नेक्स्ट है आईपीपीबी गॉट इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसको जो है इनकॉर्पोरेटेड किया गया एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जहां पे 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इक्विटी है। किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक प्रोडक्ट प्राइमरली फोकस करता है इनकरेज करने में डिजिटल पेमेंट को और रेमिटेंसेस को, जबकि जो आईपीपीबी है ये इसका प्राइमरली इसका एम है सेविंग का। यहाँ पे सबसे मेन चीज है, और ये आप इजीली अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाइस वर्सा दिया गया है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, नाम में ही सेविंग है भैया इसके, और ये पहले था। डिजिटल टेक्नोलॉजी बाद में आई है, डिजिटल के ऊपर फोकस बाद में किया गया है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बहुत पहले से था, और इसका प्राइमरी फोकस जो है ये सेविंग पे है। देन आईपीपीबी जो है वो आया है इनकरेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट और रेमिटेंसेस को। ये वाइस वर्सा दिया गया था, और इसलिए ये रॉन्ग हो जाती है स्टेटमेंट। अगर 3 रॉन्ग है, और ये आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप जो है ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर पे आ जाएंगे, दैट इज 1, 2 एंड 4। ओके, अगर आपको नहीं भी पता है कब सेटअप हुई थी, या फिर 100% इक्विटी है गवर्नमेंट की या नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या नहीं है, तब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। फोर्थ है सर्विस लॉन्च बाय आईपीपीबी, जो आईपीपीबी है इनमें सर्विस में इंक्लूड है लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है।
ये जो है फिल्म सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग है। फर्स्ट है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म को। देन नेक्स्ट है जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इसे प्रोड्यूस किया गया था दादा साहेब फाल्के के द्वारा और ये रिलीज हुई थी आफ्टर द पासिंग ऑफ द इंडियन सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1920। जो इंडियन सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1920 आया था उसके आने के बाद ये रिलीज हुई थी। देन सीबीएफसी जो है वो लॉन्च हुई थी, लॉन्च इट्स ऑनलाइन पोर्टल। जो सीबीएफसी है उन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल चलाया था विद द नेम ई सिने प्रमाण 2015 में। किस लिए? मॉडर्नाइज और डिजिटाइज करने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड भी सही है, फर्स्ट आपकी गलत है। फोर्थ है जो एडवाइजरी पैनल है विच असिस्ट द रीजनल ऑफिस ऑफ सीबीएफसी इन एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म कंप्राइज ऑफ मेंबर हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें वो मेंबर होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर के रिगार्डिंग है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट के रिगार्डिंग जो है काफी चर्चा में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ये एक ऑटोनोमस ट्रस्ट है जिसे सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ तो बिल्कुल सही है ही, इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज में था। नोडल एजेंसी है ये फॉर द नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, मीन्स 1 और 4 जिस ऑप्शन में होंगे। इसमें नहीं है 1 और 4 एक साथ, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो इन दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन से नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर आपको सारी स्टेटमेंट पता है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट वॉज स्टार्टेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं जो ट्रेन करेंगे मैन पावर को स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ हेरिटेज, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है एज अ पार्ट ऑफ इट्स मैंडेट, इसके मैंडेट के अकॉर्डिंग it has to prepare national register on built heritage and site and the national register on antiquities। तो ऐसा नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, देखने में बड़ा लेंथी सा लगेगा बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मैच तो फॉलोइंग टाइप दिए गए हैं, एक तरफ अवार्ड्स दिए गए हैं और ये किसको दिए जाते हैं इसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले हम द्रोणाचार्य अवार्ड, क्योंकि मोस्टली सबको ही पता होगा, अगर नहीं भी पता तब भी आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कोचेस से या गुरु से रिलेटेड है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य थे, जो आपको पता ही होगा कौरव और पांडव के। सो द्रोणाचार्य अवार्ड का मतलब है कोचेस को ऑनर देना। और सो इसका जो है बी का 3 दैट इज ओनर एमिनेंट कोचेस, एमिनेंट कोचेस को ओनर दिया जाता है जिन्होंने सक्सेसफुली ट्रेन किया है स्पोर्ट पर्सन को और टीम को और उनको जो है अचीव करने में हेल्प की है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन इंटरनेशनल कंपटीशन। ऐसे कोचेस को ये अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। बी3 जहाँ पे होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो एक एक भी अगर आपको पता है तब भी आप इसका इजीली आंसर कर सके। सो ए इज द राइट आंसर। देन अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये दिया जाता है ओनर दो स्पोर्ट पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जिन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया स्पोर्ट्स में, काफी कंट्रीब्यूट किया और रिटायरमेंट के बाद भी स्पोर्ट्स को प्रमोट किया अच्छे खासे लेवल पे और अपने फ्रॉम एक्टिव स्पोर्टिंग करियर, ओके, रिटायरमेंट के बाद भी जो है प्रमोट किया अपने करियर से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक भी, उनको दिया जाता है ये ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। देन मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किसको दी जाती है? ये दी जाती है गिवन टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज को इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जिन यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग दी होती है उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है।
देन नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये उनको दिया जाता है और रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड टू द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बाय एंटिटी अदर देन स्पोर्ट पर्सन एंड कोचेज। स्पोर्ट पर्सन और कोचेस से अलग जो किसी ने कंट्रीब्यूट किया होता है स्पोर्ट के डेवलपमेंट में, उन एंटिटीज को दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्कीम बेस्ड क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं, या फिर हरियाणा, यस ये हरियाणा में आ जाएगा, हरियाणा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसमें हरियाणा जो है पहली स्टेट थी कंट्री की जिसने अचीव की थी 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 में। तो ये भी जहाँ पे हमने हरियाणा जीके की बात की थी वहां हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी कि भाई सबसे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हरियाणा में हुआ था, 1970 में ही कंप्लीट हो गया था। हमारा गांव जगमग गांव की स्कीम के बारे में जब हमने बात की थी तब मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हरियाणा जो है वो एक लौता शोल होल्डर है कंट्री के रॉक सॉल्ट रिसोर्सेज का। तो भैया ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी पाई जाती है। सेकंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड जो है वो स्ट्रॉन्गली रॉन्ग है, आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो सेकंड को अगर हम एलिमिनेट करते हैं वी रीच टू द राइट आंसर दैट इज 1, 3 एंड 4। फर्स्ट सही है। देन थर्ड हम देख लेते हैं, ये है मेरा पानी मेरी विरासत। देखो भाई हरियाणा में भी फर्दर स्कीम पूछी गई है, स्कीम इस बार बहुत ज्यादा पूछी गई है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम जो है हरियाणा की, इसका एम क्या है? इसका एम है लिफ्ट करना farmers focus from growing water consuming crop like paddy to other less water consuming crop। मीन्स इसके तहत जो है क्या है, मेरा पानी मेरी विरासत में जो बहुत ज्यादा पानी लेती हैं उन क्रॉप से उन क्रॉप की तरफ मूव करना है जो पानी कम लेती हैं। आपको पता ही होगा चावल की खेती जब करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पानी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो उसकी जगह जो है दूसरी क्रॉप्स को प्रमोट करना लाइक मिलेट्स और पल्सेस जो कम पानी लेती हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। द नेक्स्ट है अंडर म्हारा गांव जगमग गांव। म्हारा गांव जगमग गांव मोर देन 5000 विलेजेस इन हरियाणा हैव बीन प्रोवाइडेड विद 24 आवर पावर सप्लाई। इस स्कीम के बारे में भी हमने बात की थी और इसके तहत जो है लगभग हरियाणा ये 5000 गांव को 24 घंटे बिजली मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। अब फाइनली एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी आया है। इकोनॉमिक्स का बहुत कम सेक्शन रहा है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे। आरबीआई यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है रेपो रेट बढ़ा दिया 40 बेसिस पॉइंट से मई 2022 में। इसको करंट में भी रख सकते हैं, रेपो रेट के जो है बढ़ाया गया था मई 2022 में। अब उसके रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहले जो रेपो रेट है वो जो है बढ़ाया गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। 2 तरीके के मेजरमेंट लिए जाते हैं, फिस्कल और मॉनेटरी, तो उनमें से ही ये एक मेजरमेंट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। रेपो रेट अगर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, तो बोरोइंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इसी पर्पज से कि ताकि जो है बोरोइंग ना हो ज्यादा और इसकी वजह से जो मार्केट में मनी जो मूव कर रहा है वो भी थोड़ा कंट्रोल हो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड है विद इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट हम बढ़ा देते हैं तो बोरोइंग रेपो रेट का बेसिकली मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बोरोइंग जो है वो महंगी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होगी, वो भी जो है इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विद रिडक्शन इन रेपो रेट, यदि रेपो रेट कम हो जाता है तो इंडस्ट्री गेट लोन एट हायर रेट, नहीं कम होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये हायर होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यदि मनी सप्लाई को कम करना हो इकोनॉमी के अंदर तो जो आरबीआई है दे हाइक अप रेपो रेट टू इनकरेज बैंक फॉर बोरोइंग फंड। यदि मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है ताकि जो बैंक है वो क्या करे, बोरो करे फंड। तो नहीं भाई, बैंक बोरो क्यों करेंगे, उनका भी तो नुकसान है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है।
ताकि बैंक जो है वो बोरो ना करे, इनकरेज करता है ताकि बैंक बोरो ना करे। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट इन्होंने गलत दे दी, बाकी यहाँ तक ठीक था, बट टू एनकरेज बैंक ये वाली चीज जो है वो गलत हो जाती है, इसकी वजह से वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। एंड द राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हरियाणा बजट से आया है, हरियाणा बजट से भी इस बार एक क्वेश्चन आया है, मीन्स हरियाणा का, हरियाणा बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है, रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन ब्रॉट विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय 15th फाइनेंस कमीशन अंडर द FRBM एक्ट। और इनमें से आपको बताना कौन सी सही है। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट था 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर FRBM एक्ट में, उसकी लिमिट में ही ये रहा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, इसने लिमिट को क्रॉस किया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन फिस्कल डेफिसिट जो है वो जो है प्रोजेक्ट किया गया है 2.98% ऑफ GSDP इन BE 2022-23, ये स्टेटमेंट सही है। डेट टू GSDP रेशियो जो है वो 25% से कम है फिजिकल ईयर 2021-22 की, ये भी सही है। देन नेक्स्ट है 47 एग्जिस्टिंग बजटरी डिमांड फॉर ग्रांट हैव बीन कंसोलिडेटेड और 29 बजटरी डिमांड रखी गई है फॉर ग्रांट्स, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। इस तरह का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये काफी फैक्चुअल है, आप देख ही सकते हैं, यहाँ भी फैक्चुअल है, यहाँ भी फैक्ट पूछा गया है, यहाँ पे भी फैक्ट पूछा गया है, ये तभी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आप जो है काफी श्योर हैं, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसका सही आंसर है 2 and 3 ओनली, बी इज द राइट आंसर। भैया दोबारा से स्कीम आ गई, तो देख सकते हैं आप स्कीम इस बार बहुत ज्यादा पूछी गई है। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रिगार्डिंग। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है एसेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर कॉमन मैन को कंट्री में, और इस स्कीम के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज ABPMJAY। ये कवर प्रोवाइड करता है 3 लाख रुपीज का पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। और ये हॉस्पिटलाइजेशन जो है ये पब्लिक और प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है कंट्री के, अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इन द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग, क्योंकि ये 3 लाख नहीं 5 लाख का कवरेज देता है पर फैमिली, 5 लाख का। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारी होती है रॉन्ग, देन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, वी लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, जिसमें से 3 जो है वो दोनों में है, मीन्स थर्ड स्टेटमेंट तो ऑलरेडी सही है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे 1। और सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये प्रोवाइड करती है कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो कैशलेस और पेपरलेस पे भी है, तो उन्होंने यहाँ भी इसे जो है रखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। और इसके जो बेनिफिट है स्कीम के वो पोर्टेबल नहीं है, आर नॉट पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये पोर्टेबल है, या आप किसी भी कोने में हो कंट्री के, आप कहीं भी ये जो है बेनिफिट ले सकते हैं। दिस स्कीम बेनिफिट्स आर पोर्टेबल। ओके, सो फोर्थ जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ को अगर हम रॉन्ग करते हैं, वी रीच टू द राइट आंसर, दैट इज 2 and 3 ओनली, दैट इज बी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is related to current affairs. Current affairs का है, काफी factual question है। इंडिया ने जो है प्रेजेंट किया था फॉलोइंग नेक्टर एलिमेंट ऑफ इंडियाज क्लाइमेट चेंज एट COP26 जो ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बात की, इन्होंने बात की कि दे रीच 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ये भी काफी फैक्चुअल है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है करंट अफेयर्स को तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि 1000 गीगावाट की नहीं, ये 500 गीगावाट की बात की गई थी। यदि आपका फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है तो आपके पास बचे 2 ऑप्शन, जिसमें से 3 और 4 दोनों में है, मीन्स थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। बेसिकली आपको फोकस करना है सेकंड और फिफ्थ पे, सेकंड और फिफ्थ दोनों में से कोई भी आइडिया है तो आप जो है इसका आंसर कर पाएंगे। सेकंड है 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी
वो कहाँ से होगी, रेन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल होगी 2030 तक, ये कमिटमेंट किया है। सो ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2, 3 एंड 4। 5 स्टेटमेंट रॉन्ग है, जहाँ पे लिखा है अचीव करना है टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2090। ये चाइना का है ना कि इंडिया का है, तो इसको फिफ्थ को ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर इज 2, 3 एंड 4। थर्ड हम वैसे देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। 2030 तक जो है रिडक्शन करना है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का बाय 1 बिलियन टन। नेक्स्ट है रिडक्शन करना है कार्बन इंटेंसिटी का ऑफ इकोनॉमी बाय 45% से बाय 2030 ओवर 2005 लेवल। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर बहुत अच्छे से आपको फैक्ट याद थे तभी आप इसे सॉल्व कर पाते। इसका सही आंसर है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉप 3 कमोडिटी बाय परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ $400 बिलियन। टॉप 3 कमोडिटी कौन कौन सी हैं, तो ये है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी। सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीम बेस्ड क्वेश्चन। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं स्कीम के काफी क्वेश्चन है। नेशनल अप्रेंटाइशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये एक प्रोग्राम है इक्विपिंग टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ, जो इक्विप करता है टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ को विद प्रैक्टिकल नॉलेज। इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, स्किल दी जाती है जिनकी जरूरत है फील्ड में काम करने के लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है? पहले, ये 6 मंथ का प्रोग्राम होता है तो ऐसा नहीं है। दूसरा है जो अप्रेंटाइजेस होते हैं इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन एट देयर प्लेस ऑफ वर्क, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस पीरियड में जो है इनको कोई पे या स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, ये रॉन्ग है, स्टाइपेंड दिया जाता है। तो सही सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोनॉमी। इकोनॉमी से है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है जीडीपी इज द मार्क्ड वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। जी बिल्कुल सही डेफिनेशन है, मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि जीडीपी क्या होती है, जो डोमेस्टिक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो आपके फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोला जाता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यदि जीडीपी कंट्री की वो बढ़ती है तो वेलफेयर जो है वो मे भी बढ़ता है या फिर नहीं भी बढ़ सकता, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब पीपल का वेलफेयर भी बढ़ रहा है। जीडीपी में ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक रिच सेगमेंट है जो इंक्रीज हो रहा है, ऑन द अदर हैंड पुअरर बिकम पुअरर। तो ये जो है एक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं शो करता है, ये सबका वेलफेयर शो नहीं करता है जीडीपी ग्रोथ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है जो रेशो होती है नॉमिनल जीडीपी की टू द रियल जीडीपी, उसे जीडीपी डिफ्लेक्टर बोला जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी, इसे बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। ऑन द अदर हैंड रेशियो, ये जो है वाइस वर्सा दिया गया है, मीन्स इन दोनों में से सिर्फ एक ही ट्रू हो सकता है, वो ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि फोर्थ में क्या दिया गया है, फोर्थ में दिया गया है कि रियल जीडीपी, नॉमिनल की जगह इन्होंने दिया है रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी, से बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर, तो ये रॉन्ग है। थर्ड जो है वो राइट है, मीन्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है। इनकोरेक्ट को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ये। और ये जो है डीफ ओलंपिक्स 2022 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फर्स्टली ये स्टेटमेंट है कि ये हुआ था कैसियस डोजुल ब्राजील में ये हुआ था। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक ये हुआ। देन यहाँ पे इंडिया जो इंडियन एथलीट हैं उन्होंने टोटल 16 मेडल जीते, और सुमित दहिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता रेसलिंग में। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है, ब्राजील में हुए थे, इंडिया ने 16 मेडल जीते थे, सुमित दहिया ने गोल्ड मेडल जीता था रेसलिंग में, ये सब सही है। जो रॉन्ग है वो है सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये अप्रैल में नहीं, ये मई में हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इनकोरेक्ट पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एक स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत की।
और इसके तहत जो है क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए स्टेट और यूटीज जो है वो साथ साथ आती है, एक दूसरे में अपनी कल्चर को प्रमोट करती हैं, ये किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, गुजरात और छत्तीसगढ़ साथ में आए हैं, गुजरात में छत्तीसगढ़ की कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में गुजरात को, तो ये तो बिल्कुल सही मैच है। देन महाराष्ट्र और उड़ीसा साथ में आए हैं, ये भी सही है। गोवा और कर्नाटक नहीं, गोवा और झारखंड साथ में आए हैं, तो ये रोंग हो जाएगा। देन चंडीगढ़ और पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर से जो है आपका आया है ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन। रामसर साइट यहाँ पे पूछी गई है। रामसर साइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रामसर साइट दी गई है और दूसरी तरफ पूछा गया है ये कौन सी जगह पे है। तो पहले नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, रुद्र सागर लेक, शोकर लेक, सस्तम कोटा लेक और भिंडावास। भिंडावास तो मैंने पढ़ाया ही था कि भाई हरियाणा में है भिंडावास। देन सस्तम कोटा, सस्तम कोटा जो है ये कहाँ पे आती है, ये आती है आपकी सस्तम कोटा केरल में। देन शोकर जो है ये है लद्दाख की, काफी फेमस है। रुद्र सागर जो है त्रिपुरा, हमने ये सारी पढ़ी है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है ये आती है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी किस तरह का एग्जाम आया था, और 2022 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को एनालाइज करना, किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को रख सकें। और टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है यदि आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या और हिस्ट्री ऑप्शनल के रिगार्डिंग, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना व्हाट्सएप नंबर जो है एकेडमी का वो रखा है। आप व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।